चलो स्टार्ट विथ ऐसे 500 देन। ऐसे 400 की सीरीज अपन बाद में पिकअप करते हैं थोड़ा। 500 की सीरीज बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। पूरी की पूरी 500 सीरीज अगर मैं बोलूँ तो 11 स्टैंडर्ड है तुम्हारे। 500, 501, 505, 510, 520, 530, 540, 550, 560, 570 एंड 580। 11 स्टैंडर्ड है। और मान के चलो दो क्वेश्चन, 4 या 5 क्वेश्चन में से जितने भी तुमको स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चन आएंगे, दो क्वेश्चन तो यही स्टैंडर्ड की सीरीज में से ही आने हैं। और पर्टिकुलरली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है 550, 560, 570। 550, 560, 570 तो काफी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा भी ये स्टैंडर्ड्स भी कुछ इंपॉर्टेंट ही है बहुत सारे। 540 हो गया पर्टिकुलरली अगर मैं बोलूँ तो। देन 500, 505। तो अपन को ये सब स्टैंडर्ड्स पे और भी ज्यादा फोकस करना है, बट कोई भी ऐसा ना सोचे कि ये इसको छोड़ दे तो चलेगा। इसको छोड़ दे तो चलेगा। 530 सैम्पलिंग है, 530 एनालिटिकल प्रोसीजर है। 530 छोटा नहीं है लेकिन है बड़ा, बट रिलेटिवली कम आते, कई बार कम आते क्वेश्चन, बट है, अगर आता है तो इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन है उसमें दिए 530 में। सिमिलरली 580 छोटा है, कोई मतलब नहीं छोड़ के, कोई सेंस ही नहीं बनेगा छोड़ के। ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, 2-3 क्वेश्चन करने हैं गिन के 580 में। तो कोई भी स्टैंडर्ड छोड़ना नहीं है, ये मेंटेलिटी पहले से क्लियर रखो। क्योंकि 500 सीरीज जब स्टार्ट करोगे तो खत्म नहीं होती है। रिवीजन करना स्टार्ट करोगे, 11 स्टैंडर्ड है, करे जा रहे हो, बट खत्म नहीं होती। बट तुमको एफिशिएंटली ऐसा सोच के करना है कि कहाँ से हम करें स्टार्ट, कहाँ ज्यादा स्टैंडर्ड में, कहाँ ज्यादा टाइम लगने वाला है, कहाँ कम टाइम लगेगा। एंड अकॉर्डिंगली एक मोटिवेशन बना के रखना है पूरे टाइम की, हाँ हाँ करना ही है ये। जहां लगे कि नहीं है इसको रहन देता हूँ, स्किप करता हूँ, बिल्कुल स्किप करने की कोशिश भी मत करना वहां पे। स्टार्ट करते 500 से। ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस क्या होता है? ऑडिट एविडेंस अपना क्या, एनीथिंग। on, हाँ। on which auditor frames his opinion. ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑडिटर एक्सप्रेसेस हिज ओपिनियन, राइट। जिसके बेसिस पे ऑडिटर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं वही अपना ऑडिटर ऑडिट ओपिनियन है, सॉरी ऑडिट एविडेंस है। और यहाँ पे ऑडिट एविडेंस जो ऐसे है उसमें कुछ डेफिनेशन दी हुई है, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मैनेजमेंट एक्सपर्ट की है। मैनेजमेंट एक्सपर्ट अंडर ऐसे 500 देखो, दो टाइप के एक्सपर्ट मिलेंगे तुमको। एक हो गया मैनेजमेंट का एक्सपर्ट और एक हो गया ऑडिटर्स एक्सपर्ट। मैनेजमेंट का एक्सपर्ट जो है, मैनेजमेंट का एक्सपर्ट वो कौन सा एक्सपर्ट होगा? जो मैनेजमेंट ने हायर किया है, एंटिटी ने हायर किया हुआ है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टू हेल्प देम आउट इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टू हेल्प द मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का एक्सपर्ट जो है वो मैनेजमेंट ने हायर किया है अपने अपने इसके लिए, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एफएस के लिए। ऑडिटर का एक्सपर्ट जो है, ऑडिटर्स एक्सपर्ट, वो ऑडिटर हायर करता है टू चेक विद सर्टेन एरियाज जहां पे उसकी एक्सपर्टीज नहीं है बट वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ रहा है। लाइक एग्जांपल, इफ यू आस्क एक्चुअरियल लाइबिलिटीज, वैल्यूएशन, एक्चुअरियल वैल्यूएशन वगैरह। तो ये जो एक्सपर्ट है दैट इज व्हाट ऑडिटर्स एक्सपर्ट। तो क्लियरली मार्क करना, ऑडिटर्स एक्सपर्ट अपन पढ़ने वाले हैं 620 में। ऑडिटर्स एक्सपर्ट विल स्टडी इन 620। एंड मैनेजमेंट का एक्सपर्ट विल स्टडी इन एस ए 500। तो ऐसे 500 का रेफरेंस आएगा अगर मैनेजमेंट का एक्सपर्ट आ रहा है तो। और ऑडिटर्स का एक्सपर्ट आ रहा है तो ऐसे 620 का आएगा रेफरेंस। मैनेजमेंट का एक्सपर्ट मतलब मैंने तुम लोग को बता दिया कौन है ये, इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन जो भी हो जिसका किसमें एक्सपर्टीज है, किसमें एक्सपर्टीज है, फील्ड अदर देन अकाउंटिंग और ऑडिटिंग, whose work in that field is used by entity to assist entity in preparing financial statement। तो एंटिटी को मदद करता है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन में, लेकिन जिसकी एक्सपर्टीज का है, whose work, whose expertise in a field other than accounting और auditing। जैसे कि अगर अपन एग्जांपल देख रहे थे तो एक्चुरियल वैल्यूएशन, या ऐसा कोई भी जहां पे सीए का यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो एक्सपर्ट को इन्वॉल्व किया जा सकता है बाय दी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एक्सपर्ट हुआ ये। मैनेजमेंट एक्सपर्ट मैंने बता दिया कहाँ डील करोगे तुम, ऐसे 500 में। ऑडिटर का एक्सपर्ट डील किया जाएगा ऐसे 620 में। तो ऑडिटर की देखो, सबसे पहले तो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे 500 का, अगर क्वेश्चन आता है ऐसे 500 से तो मोस्टली चांस क्या है कि यही क्वेश्चन आने का ऐसे 500 से। ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन रिलाइंग ऑन ऑडिट एविडेंस प्रिपेयर्ड यूजिंग मैनेजमेंट एक्सपर्ट वर्क। तो अभी अपन ने देखा क्या मैनेजमेंट एक्सपर्ट कौन होता है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है जब वो इस काम पे रिलाई कर रहा है, इस एविडेंस पे रिलाई कर रहा है, जो एविडेंस ही प्रिपेयर कहाँ से हुआ है, मैनेजमेंट एक्सपर्ट के वर्क से प्रिपेयर किया गया।
मैनेजमेंट एक्सपर्ट के वर्क से प्रिपेयर किया। मान लो मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने कुछ वर्किंग की होगी, प्रिपेयर किया होगा फॉर लेट्स से एग्जांपल अपना एक्चुअल वैल्यूएशन ही लेते हैं। तो एक्चुअल वैल्यूएशन में जो जो अजम्पशन वगैरह जैसा जैसा लगा होगा उसने फोरकास्ट किया होगा, फ्यूचर वैल्यूएशन जो जितना भी अजम्पशन लेना होगा उसने प्रॉपर्ली एक एक्सेल वर्किंग की होगी, और वही वर्किंग तुम्हारा बेसिस बन रहा है ऑडिट एविडेंस। वही ऑडिट एविडेंस, उसी ऑडिट एविडेंस पे तुम रिलाय कर रहे हो, अगर 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 तो ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है? तो अपन किस पे रिलाय कर रहे हैं? ऑडिट एविडेंस पे। ऐसा ऑडिट एविडेंस जो कि मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने प्रिपेयर किया। तो क्या लगता है तुमको मैनेजमेंट एक्सपर्ट के बारे में जानना पड़ेगा हमको? जिस किसी और ने बनाया है उसके बारे में जानोगे, बरकोगे, उसकी कैपेबिलिटी देखोगे, कॉम्पिटेंसी देखोगे, ऑब्जेक्टिविटी देखोगे। क्या बोला मैंने? कैपेबिलिटी देखोगे कि कितना कैपेबल था वो, वेदर अगर वो एक्चुअल वैल्यूएशन कर रहा है तो वेदर ही इज एन एक्चुअली, क्या उसने एफआरएम किया हुआ है क्या कोई कोर्स, या उसके पास रेलेवेंट एक्सपर्टीज है, कॉम्पिटेंसी कितनी है, कॉम्पिटेंसी एक्सपीरियंस कितना है नॉलेज वाइज, ऑब्जेक्टिविटी मतलब कहीं वो हम तो रिलेटेड नहीं है एंटिटी से एनीवे, क्या वो एंटिटी से ज्यादा कुछ रिलेटिव है क्या, रिलेटेड है क्या? तो कॉम्पिटेंसी, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी ऑफ दैट एक्सपर्ट। हम तो रिलेटिव नहीं है मतलब हम यानी ऑडिटर नहीं, मैनेजमेंट बोल रहा हूँ, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एज सच मान लो, मैनेजमेंट तो बना ही रही फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन, कोई भी मैनेजमेंट से वो रिलेटेड नहीं होना चाहिए एक्सपर्ट, ये ऑब्जेक्टिवली काम कर पाएगा ना, ये कुल मिला के बात ये है। एक्सपर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए बनाने वाला है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हेल्प करने वाला है, इन द प्रिपरेशन ऑफ एफएस ही विल बी गोइंग टू हेल्प द मैनेजमेंट। तो सबसे पहले मैनेजमेंट उसका क्या क्या देखेगा? सीसीओ। क्या क्या देखेगा बोला मैंने? सीसीओ। अब सीसीओ देखने के लिए पॉइंट वन का रेफरेंस दिया मैंने। सीसीओ देखने के लिए मैंने किसका रेफरेंस दिया? पॉइंट वन। मार्क करना इंपॉर्टेंट, पॉइंट वन। दूसरा, अब आ जाओ दूसरा पॉइंट। और क्या देखोगे तुम? उसके एक्सपर्ट की जो वर्क है, उसकी जो वर्किंग है, मैंने बताया ना एक्चुअल वैल्यूएशन एक्सेल की वर्किंग होगी, उसकी अंडरस्टैंडिंग लोगे कि भैया क्या फ्यूचर फोरकास्ट उसने कैसे किया, क्या वैल्यूएशन मॉडल उसने यूज किया, क्या अजम्पशंस लिए, पूरी पूरी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करोगे उसके काम की। एकदम नॉर्मल चल रहा है अभी तक, क्या क्या करोगे भैया? अगर तुम किसी के काम पे रिलाय कर रहे हो, किसी के काम को तुम ऑडिट एविडेंस मान रहे हो, तो उस काम वाले का तो देखोगे कि उसके काम, उस जिसके काम को तुम ऑडिट एविडेंस मान रहे हो, उस काम को किया किसने, वो ऑब्जेक्टिवली किया ना, कॉम्पिटेंस था ना, कैपेबिलिटी कितनी थी, उसके काम को फिर समझोगे। और लास्टली अप्रोप्रिएटनेस चेक करोगे कि भैया जो एक्सपर्ट का जो काम था, जो ऑडिट एविडेंस को तुम ले रहे हो एज अ यूज, वेदर इज इट अप्रोप्रिएट, कि वो जो एक्सपर्ट के काम को हम एज एन ऑडिट एविडेंस ले रहे हैं वो ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं एज ऑडिट एविडेंस, क्या हम उसको ले सकते हैं क्या फॉर आर रेलेवेंट असर्शन। मेरा जो एक्चुअल जो असर्शन ले रहा हूँ मैं, एक्सपेंस ले रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस आइटम में, मान लो हो सकता है एक्चुअल लाइबिलिटी आती है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन अपन बोलते हैं, इंडेक्स 19 पढ़ोगे तुम जब, इंडेक्स 19 पीवीडीबीओ अकाउंट। तो वो जो लाइबिलिटी है, ये जो जो असर्शन लेवल है, ये असर्शन लेवल के लिए ये जो ऑडिट एविडेंस अपन यूज कर रहे हैं मैनेजमेंट एक्सपर्ट के काम को एज एन ऑडिट एविडेंस जो अपन यूज कर रहे हैं, वेदर इज इट अप्रोप्रिएट और नॉट। तो तीनों पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए काफी अपन ने आराम से देखा है, एकदम इजीली भी देखा है। भैया मैं देखूंगा कि जो काम कर रहा है बंदा, वो काम क्या सीसीओ है कि नहीं उसके पास। दूसरा, उसके काम की अंडरस्टैंडिंग लेना। और तीसरा, चेक करना कि अंडरस्टैंडिंग भी ले लिया उसके बंदे के पास, सीसीओ है भी, लेकिन क्या वो काम, उसका काम हमारे ऑडिट एविडेंस के लिए रेलेवेंट है कि नहीं, हमारे असर्शन के लिए रेलेवेंट है कि नहीं है। ये तीनों बात देख लिया अपन ने। अब हर तीनों बात को कैसे देखोगे, हर तीनों बात को कैसे देखोगे उसके लिए गाइडेंस दिया हुआ है अलग से। तो हर तीनों बात को कैसे देखोगे वो अलग से क्वेश्चन आ सकता है। हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कि तुम कॉम्पिटेंसी, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी मैनेजमेंट एक्सपर्ट की कैसे देखोगे, सीसीओ मैनेजमेंट एक्सपर्ट की कैसे देखोगे, क्या क्या इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करोगे रिगार्डिंग सीसीओ ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट। तो ये तुमको बोलते हैं कहाँ कहाँ से देखोगे भैया। मेरा हो सकता है पर्सनल एक्सपीरियंस हो मैनेजमेंट के साथ, सॉरी एक्सपर्ट के साथ, मैनेजमेंट का पर्सनल एक्सपीरियंस हो एक्सपर्ट के साथ, तो मुझे पता है कि वो उसके पास कितना सीसीओ हो सकता है। दूसरा, अगर नहीं भी है मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, तो मैं उसके साथ डिस्कस करूंगा, मुझे समझ में आ जाएगा कि वो हंस कैसे रहे। अगर वो एकदम पागलो टाइप हंस रहे तो क्या पता मुझे समझ में आ जाए कि कॉम्पिटेंसी, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी नहीं है। तो डिस्कशन करके मुझे समझ में आएगा, डिस्कशन विद एक्सपर्ट, देन डिस्कशन विद अदर्स हु आर फेमिलियर विद एक्सपर्ट्स वर्क। अब मैनेजमेंट एक्सपर्ट तो मुझे ठीक लग रहा है, तुम मान के चलो एक प्रकार से डेट कर रहे हो तुम मान के चलो, और तुमको परखना है तो तुम्हारा हो सकता है पुराना पर्सनल एक्सपीरियंस, अभी नहीं तो तुम उससे डिस्कस करोगे। अब उससे डिस्कस करके एक मुलाकात में क्या ही समझ में आएगा, तो अब तुमको अदर्स, डिस्कस विद अदर्स करना पड़ेगा हु आर फेमिलियर विद एक्सपर्ट्स वर्क। फिर एक्सपर्ट्स की क्वालिफिकेशन तो देखोगे ही तुम कि कितना लड़का पढ़ा लिखा है, किस प्रोफेशनल बॉडी में मेंबरशिप है उसके पास, राइट, किस इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, उसके पापा किस इंडस्ट्री में है, क्या लाइसेंस है, क्या उसके पास सीओपी प्रैक्टिस है करने की, क्या अदर फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल रिकॉग्निशन,
इसके अलावा क्या वो अखबारों में आया हुआ है, क्या वो सुर्खियों में रहता है, पब्लिश पेपर्स और बुक्स रिटन बाय दैट एक्सपर्ट्स। एंड लास्टली तुम अपने एक्सपर्ट से, यानी कि कुल मिला के तुम अपने दोस्त से एडवाइस लोगे कि बता भाई या बता बहन, क्या मुझे इसको डेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ऑडिटर्स एक्सपर्ट से बात करो, उससे डिस्कस करो, ऑडिटर्स एक्सपर्ट से डिस्कस करो, if any, who assist auditor in obtaining SAI with respect to information produced by management expert. क्लियर है? सिंपल है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है अलग से, लेकिन ये 3 पॉइंट तो याद रखनी है हमेशा, जब भी क्वेश्चन आए तो ये 3 पॉइंट तो लिखना ही लिखना है तुमको, मान के चलो। ये 3 पॉइंट और ये वाला भी, मैं क्वेश्चन बताऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं यहाँ से जनरली, और तुमको समझ में आएगा कि क्वेश्चन यही आ रहा है हर बार। क्या बोला वापस से देख लो, सीसीओ देखना, अंडरस्टैंडिंग लेना काम की, और जिस काम की तुमने अंडरस्टैंडिंग लिया क्या वो काम अप्रोप्रिएट है भी या नहीं है फॉर एज एन ऑडिट एविडेंस, फॉर दैट रेलेवेंट असर्शन, वो रेलेवेंट असर्शन के लिए वो ऑडिट एविडेंस यूज कर सकते हो कि नहीं कर सकते, वेदर इट इज अप्रोप्रिएट और नॉट। एंड देन इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू, क्या क्या तुम इंफॉर्मेशन लोगे सो एज टू असेस द सीसीओ ऑफ द एक्सपर्ट। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है पुराना, मैं उसके साथ डिस्कस करूंगा, उसके साथ डिस्कस करके एक मुलाकात में समझ में नहीं आया तो मैं किसके साथ डिस्कस करूं, बोलो भाई, अदर्स अदर्स हु आर फेमिलियर विद दैट एक्सपर्ट्स वर्क, अदर्स के साथ डिस्कस करोगे। फिर उसकी क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल बॉडी में कहा मेंबर है वो, इंडस्ट्री के पापा में किस इंडस्ट्री में है, क्या उसके पास लाइसेंस टू प्रैक्टिस है क्या, ये सब चीजें देखोगे। एंड देन लास्टली ऑडिटर के एक्सपर्ट से बात कर लोगे, ऑडिटर के एक्सपर्ट से भी हो सकते हैं ना, ऑडिटर के एक्सपर्ट इसके एक्सपर्ट को जानता हो, हमारे एक्सपर्ट को मतलब। क्लियर है? अभी एक बार क्वेश्चन में आ जाओ फटाक से। एक क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद ये सेकंड पॉइंट अपन को इंपॉर्टेंट है लिखना हर आंसर में, ये मैं फिर बताता हूँ तुम लोग को। एक बार क्वेश्चन देखते हैं। वाई लिमिटेड एंगेज्ड एन एक्चुरी, एक्चुरी को एंगेज किया उसने टू असर्टेन इट्स एम्प्लॉई कॉस्ट, ठीक है, एम्प्लॉय कॉस्ट उसको असर्टेन करना था, उसके लिए उसने काय को हायर किया, एक्चुरी को। ग्रेचुटी को देखना है उसको, एम्प्लॉय कॉस्ट देखना है, एम्प्लॉय कॉस्ट में हो सकते हैं पीएफ आए, ग्रेचुटी आए, ये सब एम्प्लॉय कॉस्ट में आते हैं ना, तो ये सब पीएफ की कितनी लाइबिलिटी हो सकती है फ्यूचर में, कितना एक्सपेंस हमको रिकॉग्नाइज करना चाहिए बेस्ड ऑन फ्यूचर एस्टिमेशन, लीव एनकेशमेंट लाइबिलिटीज, ये सब सब सब। एज एन ऑडिटर यू वुड लाइक टू यूज द रिपोर्ट ऑफ एक्चुरी, क्या बोला उसने, बोल रहे कि भैया तुमको यूज करना है एक्चुरी की रिपोर्ट, ओके मतलब ये क्या है, रिपोर्ट क्या है ये, ऑडिट एविडेंस, ऑडिट एविडेंस, ये रिपोर्ट को तुमको यूज करने बोल रहे हैं, ये हमारे लिए मेरे लिए क्या हो जाएगा, ऑडिट एविडेंस विच इज प्रिपेयर्ड बाय whom, प्रिपेयर्ड बाय एक्चुरी, एक्चुरी इज व्हाट, एक्चुरी कौन है, मैनेजमेंट एक्सपर्ट है, एक्चुरी मैनेजमेंट एक्सपर्ट है, और वो बोल रहे हैं कि तुमको ये रिपोर्ट को एज एन ऑडिट एविडेंस यूज करना है। हाउ डू यू इवेल्युएट द वर्क ऑफ एक्चुरी, मतलब तुम एक्चुरी के वर्क को कैसे इवेल्युएट करोगे, समझ में आ रहा है क्वेश्चन, तो कैसे इवेल्युएट करूंगा, मैं उसका सीसीओ देखूंगा, मैं उसके काम की अंडरस्टैंडिंग लूंगा, एंड देन जो काम की अंडरस्टैंडिंग लिया जिसको मैं यूज कर रहा हूँ एज एन ऑडिट एविडेंस, एज एन ऑडिट एविडेंस जिसको मैं यूज करने वाला हूँ, वेदर इज इट अप्रोप्रिएट और नॉट। एंड देन इंफॉर्मेशन वाला पॉइंट भी लिखोगे, और उसके बाद तुमको ये वाला पॉइंट भी लिखना है, कौन सा, ये सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट किसका रेफरेंस है, तुम अप्रोप्रिएटनेस कैसे देखोगे एक्सपर्ट के वर्क का, जब तुम बोल रहे हो कि एक्सपर्ट का वर्क को मैं ऑडिट एविडेंस यूज करने वाला हूँ, एज एन ऑडिट एविडेंस मैं एक्सपर्ट के वर्क को यूज करने वाला हूँ, तो तुम उसकी अप्रोप्रिएटनेस कैसे देखोगे, समझ में आ रहा है। तो अप्रोप्रिएटनेस कैसे देखोगे, तो सबसे इजी है एकदम, एक बार सोचोगे तो अप्रोप्रिएटनेस के लिए क्या क्या देखोगे, तो भैया जो एक्सपर्ट के वर्क के दौरान एक्सपर्ट को जो भी फाइंडिंग मिली, जो भी कंक्लूजन उसने ड्रॉ किया है एक्सपर्ट ने, वो कितना हमारे काम के लिए, हमारे असर्शन लेवल के रेलेवेंट है, हमारे असर्शन लेवल के लिए कितना रेलेवेंट है, हमारे हमारे लिए कितना रेलेवेंट और रीजनेबल है। रीजनेबल क्या है, रीजनेबल एक्सपर्ट की फाइंडिंग और कंक्लूजन होनी चाहिए, एक्सपर्ट की फाइंडिंग बहुत ही ज्यादा अनरीजनेबल लग रही है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट लग रही है, बहुत ज्यादा लीनियंट लग रही है, तो रीजनेबल होना चाहिए और रेलेवेंट होना चाहिए, तो हमारे लिए कितना रेलेवेंट है और उसकी फाइंडिंग्स और कंक्लूजन कितनी रीजनेबल है, देयर कंसिस्टेंसी विद अदर एविडेंस। जो अब
एक्सपर्ट की वर्किंग हमको मिल गई है एज एन ऑडिट एविडेंस, हम उसको यूज कर ही सकते हैं। लेकिन हमारे पास और अपना खुद का भी कोई ऑडिट एविडेंस हो सकता है मैनेजमेंट ने रिप्रेजेंटेशन दिया हो जो कि ऑल्दो नॉट अ साई है, ऑल्दो वो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं है, बट स्टिल अदर कॉर्पोरेटिव ऑडिट एविडेंस होता ही है वो, तुम लोग देखोगे 580 में, तो इट इज नॉट अ सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑन इट्स ओन, बट रेदर अ कॉर्पोरेटिव ऑडिट एविडेंस दैट इज सपोर्टिंग ऑडिट एविडेंस है। तो क्या वो और कोई अदर ऑडिट एविडेंस से, अदर कोई ऑडिट एविडेंस से मेल खा रहा है क्या, कंसिस्टेंट है क्या? मैनेजमेंट ने जितना फिगर बोला था मोटा माटी मुंह में, और उतना तुमको एक्चुअल वैल्यूएशन की वर्किंग के हिसाब से दिख रहा है ना, एंड वेदर दे हैव बीन अप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, रेलेवेंस एंड रीजनेबलनेस देखोगे किसकी किसकी, फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन, एक्सपर्ट की फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन। देन इफ एक्सपर्ट्स वर्क इन्वॉल्व्स यूज ऑफ सिग्निफिकेंट अजम्पशंस एंड मेथड्स, मतलब कि मैंने बताया ना तुमको फ्यूचर फोरकास्ट में, मान लो उसने फ्री कैश फ्लो फॉर अप्रोच मॉडल यूज किया है, क्या मेथड यूज किया, फ्री कैश फ्लो फॉर अप्रोच, क्या उसने अजम्पशन लिया है पुराना 10% जो चलते आ रहा है एवरेज उसी को कंटिन्यू रखा है, या 5 8 10% है, तो उसने 8% एवरेज लिया है कि 10% पिछला साल का था तो वो कंटिन्यू किया है। जो जो उसने अजम्पशंस लिए हैं, जो जो उसने मेथड्स यूज किए हैं, वो सब तुमको देखना पड़ेगा, अप्रोप्रिएटनेस देख रहे हो ना तुम। एंड देन लास्टली एक्सपर्ट्स वर्क इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट यूज ऑफ सोर्स डेटा, तो रेलेवेंस एंड कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ दैट सोर्स डेटा, तो मतलब कहाँ से डेटा आ रहा है उसके पास, तो ये भी देख लो कि भैया जहां से डेटा आ रहा है वो रेलेवेंट रिलायबल रीजनेबल है ना, वो रेलेवेंट रिलायबल होना चाहिए, कंप्लीट सोर्स होना चाहिए। तो ये तीन बातों से तुमको समझ में आएगा कि हाँ भैया ये जो हम दे रहे हैं ना इसका वर्क को हम मान रहे हैं कि अप्रोप्रिएट है कि नहीं, फॉर आर रेलेवेंट असर्शन लेवल पे हाँ वो अप्रोप्रिएट है। क्या तीन बातें देखनी है देख लो, सिंपल है, रेलेवेंस एंड रीजनेबलनेस ऑफ फाइंडिंग्स और कंक्लूजन। क्या बोला मैंने, रेलेवेंस एंड रीजनेबलनेस ऑफ फाइंडिंग्स, एक्सपर्ट की क्या क्या फाइंडिंग आई और क्या क्या एक्सपर्ट ने कंक्लूड किया वो, और एक्सपर्ट ने जो फाइंडिंग और कंक्लूड कहाँ से किया, सोर्स डेटा से किया, तो वो सोर्स डेटा कंप्लीट है ना, रेलेवेंट है ना, रीजनेबल है ना। एंड बीच का जो पॉइंट था वो एक्सपर्ट क्या, तुम्हारा अजम्पशन मेथड जो जो यूज कर रहा है, तो तुमको वो सब भी देख लेना पड़ेगा, अजम्पशंस एंड मेथड्स यूज्ड बाय द एक्सपर्ट। तो ये तीन पॉइंट ये पूरा का पूरा इकट्ठा एज एन आंसर होल्ड याद रखो, ये जब भी क्वेश्चन आए तुमको तो ये लिखना है। अब देख लो एक बार फटाफट से क्वेश्चन देखो, फटाफट से क्वेश्चन देखो सारे के सारे। सारे क्वेश्चन देखे क्या? देखो ये जितना पढ़े अपन को ये तो पूरा लिखना ही है, मान के चलो। ये तीन पॉइंट स्पेसिफिकली मैं बता दूं, मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ये तीन पॉइंट तो आने ही चाहिए, ए बी सी, और उसके बाद ये सेकंड पॉइंट के तीन पॉइंट जो है ये हर आंसर में मिलेंगे तुमको, ऐसे के सजेस्टेड। कुछ आंसर में ये भी है, तो ये तो ठीक है, एनीवे अलग से क्वेश्चन आया तो ठीक है, बट तुमको ये ए बी सी और ये तीन पॉइंट, ना कोई है ना कोई था, हो गया क्या। यस दीपक। चलो बढ़िया, बढ़े आगे अपन, कर लिए सब। अब देखो ये जो ट्रिपल स्टार है ये किसका रेफरेंस है, देख के देखो जल्दी फटाफट, किसको देख रहे हैं अब अपन, कौन से पॉइंट को? सेकंड। सेकंड पॉइंट बी। पॉइंट बी क्या था, कौन सा पॉइंट था वो, अजम्पशंस एंड मेथड्स ना। अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्क ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्क लेना, सॉरी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्क लेना। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्क के लिए तुम क्या क्या देखोगे, कि भैया उसकी उसके वर्क की अंडरस्टैंडिंग के लिए हमको उसके बारे में भी थोड़ा बहुत देख लिया हमने, और उसके बाद उसकी वर्क में आप देख रहे हैं कि वो किस प्रोफेशनल बॉडी में आता है, क्या लॉ एंड रेगुलेशन उसको एप्लीकेबल होते हैं, कौन से टेक्निकल स्टैंडर्ड उसको अप्लाई होते हैं। जैसे अगर मैं सीए की बात करूँ तो हम
हमारा ऑलरेडी प्रोफेशनल बॉडी आईसीआई, हमको कोड ऑफ एथिक्स एथिकल रिक्वायरमेंट उसको फॉलो करने पड़ते हैं, हमको एएस एसए ये सब स्टैंडर्ड्स भी लगते हैं, ऐसे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। तो क्या उसको कोई प्रोफेशनल अदर स्टैंडर्ड रेगुलेटरी लीगल रिक्वायरमेंट ये सब लगता है क्या? वो किस स्पेशलिटी एरिया में एक्सपर्ट है, वो किस स्पेशलिटी एरिया में एक्सपर्ट है, क्या क्या अजम्पशन मेथड्स यूज किया गया है उसके बारे उसके द्वारा, क्या क्या अजम्पशन और मेथड उसने यूज किया है। एंड लास्टली नेचर ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेटा और इंफॉर्मेशन द ऑडिटर्स एक्सपर्ट यूजेस। ठीक है, तो मोटा माटी एक बार दिमाग में रख लेना। नेक्स्ट आ जाओ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। मैटर्स अफेक्टिंग नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स इन केस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड यूजिंग वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट। मैटर्स अफेक्टिंग एनटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स इन केस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड यूजिंग वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट। एक बार तो क्वेश्चन का मेरे को लाइन पढ़ के समझाओ, बोलना क्या चाह रहा है फटाफट से। अगर मैनेजमेंट ने एक्सपर्ट दिया है, तो क्या क्या मैटर्स अफेक्ट करते हैं नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर करने के लिए? अगर अगर क्या बोला? अगर मैनेजमेंट ने मैनेजमेंट एक्सपर्ट का वर्क यूज कर रहे हैं अपन, तो क्या क्या फैक्टर्स डिटरमाइन करेंगे नेचर टाइमिंग और एक्सटेंट को ऑडिट प्रोसीजर देखने के लिए? ठीक है, बराबर ही ऑलमोस्ट। इंफॉर्मेशन जो है वो जिसका तुम यूज कर रहे हो वो प्रोड्यूस किसने किया है? मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने अगर किया है, अगर उसने मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने किया है, तो अब तुम्हारी नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर कुछ अलग होगी, क्योंकि अब तुमको मैंने ऑडिट प्रोसीजर में इंक्लूड करना पड़ेगा जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट की वर्किंग को तुम यूज कर रहे हो। तो मैनेजमेंट एक्सपर्ट से रिलेटेड भी तुमको अब थोड़े बहुत बातें जाननी पड़ेगी। वो फील्ड ऑफ एरिया, जिस एरिया में तुम उसके एक्सपर्ट के वर्क को ले रहे हो, वो एरिया स्पेशलिटी है कि नहीं उसके पास नॉलेज है कि नहीं। हमारे पास क्या है, क्या ऑलरेडी जितना रिक्विजिट नॉलेज लगता है, उसके ऊपर हम चूंकि उसके वर्क को यूज कर रहे हैं, तो उसके वर्क के ऊपर किसका कंट्रोल है, उसके ऊपर इंटरनल कंट्रोल्स कितने स्ट्रांग है, एंटिटी में इंटरनल कंट्रोल्स कितने स्ट्रांग है कि उसको कंट्रोल कर पाए। क्या उसको कोई और कंट्रोल करता है क्या? मैनेजमेंट क्या उसको कंट्रोल करती है क्या? ये सब बातें भी अब हमको देखना पड़ेगा ध्यान से। तो देखो, सबसे पहला ऑडिटर्स का क्या नॉलेज है उसके एरिया में, उस एरिया में जिस एरिया पे उसका इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस बाय द मैनेजमेंट एक्सपर्ट को यूज कर रहे हैं वो, उस एरिया में ऑडिटर का क्या नॉलेज है। ऑडिटर ऑडिटर ऑडिटर, मेरा खुद का नॉलेज अगर कुछ होगा तो ऑफकोर्स तुमको काम ही आएगा हमेशा, तुमको कोई उल्लू चूतिया नहीं बना पाएगा। तो ऑडिटर्स नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज, ऑडिटर्स प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ वर्क ऑफ दैट एक्सपर्ट। क्या वो जो एक्सपर्ट के काम को यूज कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन जो प्रोड्यूस है, क्या उसका पुराना पुराना भी ताल्लुक है क्या कुछ, प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ वर्क ऑफ दैट एक्सपर्ट। एंड देन नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मैटर, मैटर जिस मैटर पे हम उसका इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस बाय द मैनेजमेंट एक्सपर्ट को यूज कर रहे हैं, वो मैटर कितना कॉम्प्लेक्स है, रोमम कितना आइडेंटिफाइड है उस मैटर में, ऑल्टरनेटिव सोर्स है कि कुछ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने का। ठीक है, उसकी वर्किंग के हिसाब से तो मैं जज कर ही रहा हूँ, मैं अपना ओपिनियन ले ही रहा हूँ, मैं ऑडिट एविडेंस उसको ले रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा भी और कोई ऑल्टरनेटिव ऑडिट एविडेंस है क्या, ताकि अपन ने देखा था ना कि वो दोनों मैच हो जाए। और कोई अदर ऑडिट एविडेंस है तुमको चेक करने की क्या मैच हो रहा है क्या, जब अपन अप्रोप्रिएटनेस चेक करे थे, अप्रोप्रिएटनेस में दिया हुआ था, याद आएगा तो। एंड देन एक्सटेंड टू विच मैनेजमेंट कैन एक्सरसाइज कंट्रोल, ये क्या बोला मैंने कि मैनेजमेंट का कितना कंट्रोल है मैनेजमेंट एक्सपर्ट के ऊपर, और एंटिटी के अंदर कितने रोबस्ट इंटरनल कंट्रोल्स है सो एज टू प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट द मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स वर्क। तो एक तो हो गया कंट्रोल से 2 पॉइंट की मैनेजमेंट का कितना कंट्रोल है ओवर मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स, एंड कंट्रोल विद इन द एंटिटी ओवर मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स वर्क। फिर मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स के वर्क का नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव देखोगे, और मैनेजमेंट एक्सपर्ट को कौन कौन से प्रोफेशनल स्टैंडर्ड लगते हैं, एथिकल स्टैंडर्ड लगते हैं, टेक्निकल स्टैंडर्ड्स कौन कौन से उनको लगते हैं, लाइक एक्चुअलीज के लिए एक्चुअल स्टैंडर्ड्स होंगे कुछ, अगर आर्किटेक्ट इंजीनियर को तुम यूज कर रहे हो तो उनके हिसाब से कुछ और होगा, लॉ के हिसाब से उनके प्रोफेशनल बॉडी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया या जो भी उनकी बॉडी होगी, वो अलग से रेगुलेट प्रोफेशनल स्टैंडर्ड अप्लाई कर रही होगी उनको। तो कौन कौन से प्रोफेशनल स्टैंडर्ड लग रहे हैं, कौन कौन से टेक्निकल स्टैंडर्ड्स लग रहे हैं, अदर प्रोफेशनल और इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट जो है, ये सब देखोगे। तो एकदम सिंपल है, अगर पॉइंट समझ में आ गए होंगे तो फटाक से याद कर लेते अपन। देखो कैसे याद करना है, बाजू में दिख रहा होगा तुमको, कोहली फील्ड पे पी कर रहा था और उसने फील्ड में पी करते करते फील्ड में पी करते करते, पी मतलब समझ लो फिजिकल एक्सरसाइज कर रहा था वो, और फील्ड में पी करते करते उसने गाली बकी। कौन सी गाली बकी? एमसी वाली, एमसी वाली गाली बक दी उसने। लेकिन जैसी उसने गाली बकी, रक्षा मंत्री अनुष्का शर्मा आ गई और उसको बोली कंट्रोल भाई कंट्रोल, क्या कर रहे तू। बोली कि तुम्हारे ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ
बैटिंग अच्छे से करना, फील्डिंग अच्छे से करना, टेक्निकल परफॉर्मेंस अच्छा देना होना चाहिए। तुम्हारा ऑब्जेक्टिव गाली देना नहीं होना चाहिए, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव टेक्निकल परफॉर्मेंस ही देना होना चाहिए हमेशा, ना कि गाली। तो देखो कोहली, के से मैंने बोला, के से आएगा तुम्हारा नॉलेज, के से आएगा तुम्हारा कितना नॉलेज है, तुमको कितना नॉलेज है, ऑडिटर को कितना नॉलेज है। पी से मैंने बोला प्रीवियस एक्सपीरियंस कितना है तुमको, प्रायर प्रायर प्रीवियस एक्सपीरियंस कितना है। एमसी से मैटर कितना कॉम्प्लेक्स है, मैटर कितना कॉम्प्लेक्स है, मैटर कितना कॉम्प्लेक्स है। और ये हो गया तुम्हारा प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है, प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है, मैटर कितना कॉम्प्लेक्स है। आरएम से बोले तो रोमम, रक्षा मंत्री बोले तो आरएम से बोले तो रोमम कितना है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितना है, रोमम रोमम रोमम। एएस अनुष्का शर्मा, एएस से बोलू तो ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ ऑडिट एविडेंस क्या है, ऑल्टरनेटिव सोर्स। और कंट्रोल से तो 2 पॉइंट था, एक तो मैनेजमेंट का कितना कंट्रोल है ना, एक मैनेजमेंट का कितना कंट्रोल है, और एंटिटी का अंदर कितने इंटरनल कंट्रोल्स रोबस्ट है। और फिर तुम्हारा ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव से तुम्हारा ये वाला पॉइंट आ जाएगा, नेचर स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है उसके काम का, उसके काम का ऑब्जेक्टिव क्या है। और टेक्निकल परफॉर्मेंस है तुम्हारा प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, टेक्निकल स्टैंडर्ड एंड अदर प्रोफेशनल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी होती है वो सब अप्लाई, क्या क्या हो रहा है मैनेजमेंट एक्सपर्ट को, ये सब भी देख लोगे। क्लियर है क्या, याद हो गया होगा, आई होप सो। मई 18 में आया हुआ है ये क्वेश्चन, देख लो एक बार। कोहली से अब तुमको जब भी क्रिकेट देखोगे तो कौन सा आंसर याद आना चाहिए सबसे पहले, जब भी अब कोहली को देखोगे तो तुमको ये आंसर याद आना चाहिए। जब तक तुम्हारी एग्जाम नहीं हो जाती है, जब तक तुम्हारी एग्जाम नहीं हो जाती, जब जब तुम आज से कोहली को देखोगे तो तुमको ये आंसर याद आना चाहिए। और आंसर से इंपॉर्टेंट तुमको इसका क्वेश्चन भी याद आना चाहिए। क्वेश्चन क्या था, बिना देखे कोई बोलो एक बार, क्वेश्चन क्या था सलोनी। क्वेश्चन क्या था अरविंद, शिवम, बोलो भाई। सर मैनेजमेंट एक्सपर्ट का इंफॉर्मेशन यूज करके जो ऑडिट एविडेंस मिला है उसको और उसके ऊपर ऑडिट प्रोसीजर लगाते समय क्या क्या फैक्टर ध्यान में रखना है। तो मैटर्स जो अफेक्ट करेंगे तुम्हारे किस एक्सटेंट में तुम ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करोगे, नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर इन केस व्हेन द इंफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग द मैनेजमेंट एक्सपर्ट। तो तुम अगर देखोगे तो ऑडिटर को ऑलरेडी प्रायर नॉलेज है, तो वो नेचर एक्सटेंट थोड़ी कम लगा सकते हैं उस केस में, प्रीवियस एक्सपीरियंस है ऑलरेडी तो देखेगा। कॉम्प्लेक्स अगर ज्यादा है तो एक्सटेंट ज्यादा बढ़ा देगा, नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर बढ़ा देगा। रोमम भी अगर ज्यादा है उस मैटर में, जिस मैटर में इतना कॉम्प्लेक्स मैटर है, अगर उसमें ऑलरेडी रोमम भी ज्यादा है तो उस केस में हो सकता है उसको एक्सटेंड टाइमिंग नेचर बढ़ाना पड़ जाए अपने ऑडिट प्रोसीजर की। तो नेचर टाइमिंग एक्सटेंड ऑडिट प्रोसीजर की कम होगी ज्यादा होगी उस पर डिपेंड करेगा तुम्हारे इन बातों पे। ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ ऑडिट एविडेंस क्लियर है। सर एक बार लास्ट पेज दिखाएंगे। ये हाँ। ठीक है, याद भी कर रहे अपन, आई होप इससे याद हो रहा है, याद हो रहा है ना सबको। सिंपल सा है भाई, कोहली पी कर रहा था, एमसी गाली बका तो रक्षा मंत्री अनुष्का शर्मा उसकी रक्षा मंत्री है, रक्षा मंत्री बोले तो उसकी रक्षा करने वाली वाइफ। ये सेम ट्रिक याद आना, याद रखो ना, सेम ट्रिक 505 में भी यूज करेंगे अपन। अभी देख लो एक बार, अब से तुमको कोहली को देखने के अलावा अश्विन को भी अब से तुम देखोगे तो भी तुमको आंसर याद आना चाहिए। अब ये एक 505 में क्वेश्चन है, अभी इसको साथ में ही कर लेते हैं। 505 में जब तुम एक्सटर्नल कंफर्मेशन बनाते हो ना, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन का जो डिजाइन होगा, एक डिजाइन फॉर्मेट, फॉर्मेट अगर मैं बोलूं तो तुम क्या क्या सोचोगे, क्या क्या फैक्टर्स तुम्हारे डिजाइन कंफर्मेशन रिक्वेस्ट की जो डिजाइन है उसको कंसीडर किया जाएगा, तुम्हारी कौन कौन सी बातें, फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड, फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड, फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड while डिजाइनिंग द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। तो इसमें भी देखो कैसा बोल रहे हैं, तुमको देखना पड़ेगा जब कंफर्मेशन बना रहे हो। एक बार 505 में आ जाओ पहले तो सब लोग फटाक से, अपन इसको हाथों हाथ ये आंसर को साथ में कर लेते ताकि तुमको दोनों आंसर याद रहे, एकदम ट्रिक सिमिलर है याद रखने की, बस थोड़े बहुत पॉइंट अलग है।
तो फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल डिजाइनिंग कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। तो सबसे पहला भैया तुम किस असर्शन को एड्रेस कर रहे हो, समझ रहे हो किस असर्शन को एड्रेस कर रहे हो। क्या तुम डेटर को एड्रेस करे तो डेटर को एड्रेस करे तो एज एट पॉइंट ऑफ टाइम का तुम असर्शन लोगे, यानी असर्शन क्या है, वो तुम्हारा बैलेंस शीट लेवल का असर्शन है। अकाउंट बैलेंस असर्शन क्या है, अकाउंट बैलेंस लेवल पे है। अगर अकाउंट बैलेंस लेवल का असर्शन है तो मेरा कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में एज एट पॉइंट ऑफ टाइम का मैं कंफर्मेशन लूंगा ना, एज एट 31 मार्च इसका कंफर्मेशन लूंगा। लेकिन मान लो मुझे लेना है कि इस दौरान इस पीरियड में हमारा और तुम्हारा इतना ट्रांजेक्शन हुआ है, तो ये तो अकाउंट बैलेंस नहीं हुआ, ये क्या हुआ, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन लेवल हो गया। क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन अकाउंट बैलेंस लेवल है असर्शन की, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन लेवल असर्शन की, डिस्क्लोजर लेवल असर्शन। तो क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन में तो ड्यूरिंग द पीरियड का तुम्हारा असर्शन, तो तुम्हारे डिजाइनिंग भी डिफरेंट होगी, समझ रहे हो। अकाउंट बैलेंस लेवल में डिजाइनिंग अलग हो सकती है, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन लेवल का अगर तुम्हारा असर्शन लेवल है तो वो असर्शन लेवल पे डिपेंड करेगा कि डिजाइनिंग कैसे होगी। सबसे पहला फैक्टर टू बी कंसिडर्ड, सबसे पहला फैक्टर क्या कंसीडर करना है अपन को, असर्शन। असर्शन कौन सा एड्रेस किया जा रहा है, असर्शन बीइंग एड्रेस्ड। अकाउंट बैलेंस लेवल है, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन है, डिस्क्लोजर लेवल, कौन सा असर्शन किया जा रहा है, एड्रेस, डेटर है, क्रेडिटर है, क्या है। प्रायर एक्सपीरियंस तुम्हारा क्या है इन द ऑडिट ऑफ सिमिलर एंगेजमेंट्स, इसी सेम टाइप की ऑडिट में तुम्हारा प्रायर एक्सपीरियंस क्या है। तुम्हारा एक्सपीरियंस बोलते कि भैया कंफर्मेशन ये दे रहा है लेकिन हो सकता है कुछ झोल हो, कंफर्मेशन ये नहीं देगा, कंफर्मेशन देगा लेकिन हमको ऐसा 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 कंबाइन करके ऐसी ऐसी बातें उसको सामने रखनी पड़ेगी। तो ये सब प्रायर एक्सपीरियंस भी तुम्हारे काम आएगा व्हाइल डिजाइनिंग द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। तीसरा कम्युनिकेशन मेथड क्या होगा मेरा, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, ओवर ईमेल, ओवर टेलीफोनिक, ओवर लेटर ऑफ पोस्ट, देंगे क्या क्या होगा मेरा मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। रोमम कितना आइडेंटिफाई किया तुमने, अगर रोमम ज्यादा आइडेंटिफाई किया तो तुमको अकॉर्डिंगली डिजाइन करते टाइम ये सब बातें देखनी पड़ेगी कि रोमम ज्यादा है, इंपॉर्टेंट है कि इंपॉर्टेंट दैट ही डू कंफर्म्स द रिक्वेस्ट, कंफर्म करें वहां हमारी रिक्वेस्ट, उसके हिसाब से ही हमको फिर तोड़ मड़ोड़ के डिजाइन करना पड़ेगा कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। ऑथराइजेशन मैनेजमेंट कितनी ऑथराइजेशन दे रही है हमको, एनकरेज कितनी कर रही है टू कंफर्मिंग पार्टी, हमको नहीं सॉरी कंफर्मिंग पार्टी को मैनेजमेंट कितनी एनकरेज करती है, कंफर्मिंग पार्टी को बोलती है कि भैया ऑडिटर को जो भी कंफर्मेशन लगेगा ना तुरंत तुरंत दे दियो। मैनेजमेंट कितनी एनकरेज करती है कंफर्मिंग पार्टी को, अगर नहीं करती है ज्यादा तो अकॉर्डिंगली हमको अकॉर्डिंगली वैसा डिजाइन करना पड़ेगा। अगर करती है तो सिंपल लेआउट में सिंपल फटाफट से मांग लो कंफर्मेशन, ओवर मेल ही मांग लो डायरेक्ट जल्दी से। एबिलिटी ऑफ द कंफर्मिंग पार्टी को मैनेजमेंट कितनी और एनकरेज कर रही है, और दूसरी बात कंफर्मिंग पार्टी की कितनी विलिंगनेस है, एबिलिटी वो कितनी एबल है टू कंफर्म द व्हाट एक्सटर्नल कंफर्मेशन। और उसका फिर तुमको देखना पड़ेगा लेआउट, प्रेजेंटेशन, ढांचा, स्ट्रक्चर कैसा प्रेजेंट करना है तुमको। तो ये 7 पॉइंट तुमको देखने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है, क्या फैक्टर तुम कंसीडर करोगे व्हाइल डिजाइनिंग कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। तो देखो यहाँ पे भी क्या हुआ है, यहाँ पे अश्विन को कोहली का संगीति का असर हो गया और अब भी अश्विन भी गाली बकना चालू कर दिया, अश्विन भी अब गाली बकना चालू कर चुका है। अश्विन भी कोहली के साथ फिजिकल एक्सरसाइज कर रहा था तो उसने भी साथ ही साथ अब गाली बकना चालू कर दिया एमसी। लेकिन मुझे बताओ अश्विन की रक्षा मंत्री तुमको पता है क्या, अश्विन की रक्षा मंत्री पता है क्या, कोहली की रक्षा मंत्री तो पता था तुमको, अश्विन की रक्षा मंत्री किसी को पता है, हाँ कि ना, फटाक से बताओ। नहीं पता है ना, नहीं पता किसी को, तो हमको जानना भी नहीं है, हमको अश्विन की रक्षा मंत्री पता नहीं है तो हमको जानना भी नहीं है। यहाँ पे अश्विन पी कर रहा था, उसने गाली बका, तो कोई बात नहीं, उसकी रक्षा मंत्री जो भी होगी वो रक्षा मंत्री आई और उसको बोली कि एनकरेज करते हुए बोली कि भैया एबिलिटी बहुत है अश्विन तुम्हारे पास, एबिलिटी बहुत है अश्विन तुम्हारे पास, बस जो उसका लेआउट है ना, ऐसे जो बॉलिंग करता है ऐसे ऐसे जलेबी बना के, उसको लेआउट और प्रेजेंटेशन, जो बॉलिंग का जो लेआउट और प्रेजेंटेशन है वो उसको सुधारना पड़ेगा, जो लेआउट और प्रेजेंटेशन है वो उसको थोड़ा सुधारना पड़ेगा। तो देखो अश्विन के ऐश से ऐश ऐश एच से क्या होगा, असर्शन, असर्शंस बीइंग एड्रेस, असर्शंस बीइंग एड्रेस। पी से क्या था तुम्हारा, पुराना प्रायर एक्सपीरियंस है क्या कोई और सिमिलर ऑडिट एंगेजमेंट में, प्रायर एक्सपीरियंस है क्या कोई सिमिलर ऑडिट एंगेजमेंट में। एमसी में यहाँ पे मेथड्स ऑफ सॉरी मैटर कॉम्प्लेक्स मैटर नहीं है, यहाँ पे क्या है, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है। मेथड ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी के बदले एमसी से यहाँ से क्या है, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है। और वही गाली बका तो आरएम रक्षा मंत्री जो है, रक्षा मंत्री, उसको हमने क्या बोला, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। एनकरेजमेंट, एनकरेजमेंट कितना एनकरेजमेंट है बाय द मैनेजमेंट बाय द एंटिटी, बाय द मैनेजमेंट बाय द एंटिटी, कितना एनकरेजमेंट है टू द कंफर्मिंग पार्टी की कंफर्म करने के लिए। एबिलिटी कितनी है, एबिलिटी कितनी है, एबिलिटी कितनी है, बहुत है, लेकिन लेआउट और प्रेजेंटेशन, तो लेआउट और प्रेजेंटेशन भी तुम देखोगे उसका। क्लियर है सारे पॉइंट, सारे पॉइंट क्लियर है क्या, एक बार फटाक से देख लो।
अब से तुम जब भी कोहली को देखोगे, अश्विन को देखोगे, तो तुमको कोहली से आंसर अलग याद आना चाहिए, अश्विन से आंसर अलग याद आना चाहिए, और याद तो आना ही चाहिए, क्वेश्चन याद आ जाना चाहिए तुरंत से। क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं एज अ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, अपन ने देखा हुआ ऐसे 330 में, उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे ऐसे 500 में। बताओ कौन कौन से करते हैं परफॉर्म? टीओसी और सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर। टीओसी और सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर तो तुम्हारे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में आता है। इसके अलावा अपन और एक ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं 330 के अलावा, कौन से ऐसे में? 330 के अलावा सबसे बेसिकली प्रायर, सबसे फर्स्ट 315 वाला आरएपी, रिस्क 315 असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे एज पर ऐसे 315, राइट? तो वही बोला है कि कौन सी ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करोगे फॉर ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस, तो ये बात की है उसने बस नॉर्मल। लेकिन अब तुमको पूछते हैं कि मेथड, किस मेथड में तुम ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करोगे? मेथड्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, मेथड्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, ठीक है? मेथड्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, किन तरीकों से ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करोगे? तो ऑब्जर्व करके ये तुम्हारा किया हुआ होगा, याद है? इसको अपन याद कर सकते हैं, ओ आई सी ए आई, आई को बुला रहे हो तुम, ओ आई सी आई, इधर आओ। ओ से ऑब्जर्वेशन, आई से इंस्पेक्शन, सी से कंफर्मेशन, सी से कंफर्मेशन, ए से एनालिटिकल प्रोसीजर, एंड देन आई से अगेन इंक्वायरी। तो ये पॉइंट पढ़ लो एक बार, तुम्हारा किया हुआ होगा आईपीसीसी में। इंक्वायरी अच्छे से याद करना है। इंक्वायरी देखो क्या बोलता है, इंक्वायरी हो सकता है ओरल हो सकता है रिटर्न हो सकता है इनफॉर्मल हो इंक्वायरी, हो सकता है फॉर्मल हो, ठीक है? हो सकता है विद इन एंटिटी हो, विद इन एंटिटी तुम इंक्वायरी कर रहे हो सकता है आउटसाइड एंटिटी इंक्वायरी कर रहे हो। तो देखो यही सब दिया हुआ है यहाँ पे। इंक्वायरी कंसिस्ट ऑफ सीकिंग, क्या होती है इंक्वायरी? इंक्वायरी होती है कि भैया जब भी तुमको किसी नॉलेजेबल पर्सन से इंफॉर्मेशन चाहिए, तो जो तुम उनके से इंक्वायरी करते हो, वही इंक्वायरी है। इंक्वायरी सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द नॉलेजेबल पर्सन, इंक्वायरी सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द नॉलेजेबल पर्सन, बोथ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हो सकती है, नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है। तो मैंने एक और चीज ऐड कर लेनी, क्या? फाइनेंशियल हो सकती है, नॉन फाइनेंशियल हो सकती है। तो देखो यही सारी बातें दिखेगी। इंक्वायरी में रेंज फ्रॉम फॉर्मल हो सकती है, इनफॉर्मल हो सकती है, रिटर्न हो सकती है, ओरल हो सकती है। लेकिन इंक्वायरी करने से ज्यादा, सबसे इंपॉर्टेंट, इंक्वायरी करने से ज्यादा भी इंपॉर्टेंट एक चीज होती है। इंक्वायरी तो तुम कर लिए, लेकिन इंक्वायरी से जो रिस्पॉन्ड आया है, जो रिस्पॉन्स आया है, वो रिस्पॉन्स को इवेल्युएट करना प्रॉपरली, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Evaluating the response to inquiry is an integral part of inquiry process only। और responses जब तुम करोगे, respond करोगे inquiry को, तो उससे may provide the auditor with information not previously possessed or with corroborative audit evidence। Alternatively responses might provide information जो डिफर भी करते। कई बार रिस्पॉन्स से, इंक्वायरी करने से रिस्पॉन्स जो मिला उससे समझ में आया कि भैया हमको जो ऑलरेडी ऑडिट एविडेंस मिला हुआ है उससे तो ये मैच ही नहीं कर रहा है, उससे तो डिफर कर रहा है, कोरोबोरेट नहीं कर रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा है जो हमारे पास ऑलरेडी ऑडिट एविडेंस पड़ा है, और जब हम इंक्वायरी से जो रिस्पॉन्स आया वो मैच नहीं कर रहे या मैच कर रहे, ये भी देखोगे। क्लियर है? तो इंक्वायरी अलग से याद रखना, बाकी पॉइंट्स भी तुम्हारे किए हुए होने चाहिए अच्छे से, ओ आईसीआई के रूप में तुम इसको याद रख सकते हो। अभी रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस में आ जाओ, ये भी तुम लोग को पता होगा। एक बार फटाफट से माइक ऑन कर लो, मुझे आंसर करते जाओ। कौन सा ऑडिट एविडेंस ज्यादा रिलायबल होगा, ओरल या रिटर्न? रिटर्न। रिटर्न। रिटर्न ना?
हाँ कौन सा रिटर्न ऑडिट एविडेंस ज्यादा रिलायबल होगा? ऐसा ऑडिट एविडेंस जो तुम विद इन द एंटिटी पाए हो, या ऐसा ऑडिट एविडेंस जो आउटसाइड द एंटिटी पाए हो? आउटसाइड द एंटिटी। आउटसाइड द outside. एंटिटी। आउटसाइड द एंटिटी वाला ज्यादा रिलायबल होगा, लेकिन इंडिपेंडेंट इनसाइड द एंटिटी मतलब जो तुम ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किए हो, उसको भी हम कब ज्यादा अच्छे से रिलाय कर सकते हैं? रिलायबिलिटी कब बढ़ इंडिपेंडेंस जाएगी? जब देके। इंटरनल कंट्रोल्स जब अच्छे हो। इंटरनल कंट्रोल्स रोबस्ट इफेक्टिव हो मेरे एकदम, हम्म। है ना? ऐसे कौन से ऑडिट एविडेंस रिलायबल ज्यादा कौन से होंगे? जो डायरेक्टली ऑब्टेन किए हैं वो वाले, या इनडायरेक्टली मैनेजमेंट को बोल के जो तुमने ऑब्टेन किए वो वाले? डायरेक्टली वाला। डायरेक्टली Directly. डायरेक्टली ऑब्टेन। जो तुमने ऑब्टेन किया है वो ज्यादा रिलायबल होगा। रिटर्न डॉक्यूमेंट्री फॉर्म वाले ज्यादा रिलायबल होंगे कि ओरल? रिटर्न वाला। रिटन Return. रिटर्न। डॉक्यूमेंट। अब रिटर्न में भी फोटोकॉपी वाले ज्यादा रिलायबल होंगे कि ओरिजिनल? ओरिजिनल। ओरिजिनल। बस यही सब पॉइंट्स है। क्लियर है? तो मुझे बताओ एक बार फटाफट से, एलओडीआर तुम्हारा कौन से टॉपिक तक हो गया? देख लियो क्या? एलओडीआर कौन से टॉपिक तक हो गया है? देख लियो क्या? बताओ शिवम, देखियो कि नहीं? माधव? मेरा नहीं हुआ है सर। नहीं हुआ है? सर ऑडिट कमिटी वाला हो गया। ऑडिट कमेटी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ऑडिट कमेटी हो गया है, उसके बाद हाँ से स्टार्ट। मतलब हो सेल भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बुत्ते तक हो गया। सेकेंड हाफ पेंडिंग है सबका, तुम्हारा लोग का। कंप्लीट करो यार बैकलॉग, ऐसे में नहीं तो फिर पीछे पीछे ऐसा लग रहा है। अभी एक काम करोगे तुम लोग, अभी एलओडीआर क्या? ही कंप्लीट करो, देन टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर लेना। शाम को टेस्ट रखूंगा मैं मोटा माटी, ठीक है? तो टाइम सबको टेस्ट देना टाइम है सीरियसली। टाइम शाम को टाइम 4-5 बजे मोस्टली सोच रहा हूँ, या फिर नहीं तो अगर रात में बताता हूँ मैं, लेकिन मोस्टली शाम को ही रखेंगे। तो कोशिश करना 4 बजे तक तुम्हारा रिवाइज हो जाए। चार क्या, तुम अभी अभी फटाफट से एलओडीआर कंप्लीट करो, ठीक है? बचा हुआ हाफ, इसके अलावा तुम्हारा ऑलरेडी जो पेंडिंग है वो भी, और इसके अलावा न्यू जो पोर्शन दे रहा हूँ मैं, जहां तक बता रहा हूँ, वीडियो का ड्यूरेशन मैं भेज दूंगा, वो वहां तक कंप्लीट करना है एलओडीआर। अभी मैं फिर ज्यादा नहीं करा रहा हूँ क्योंकि कोई मतलब नहीं हो रहा है ज्यादा, अपन करते जा रहे हैं आगे, पार्ट पीछे सब पार्ट भी हो सकता है, या फिर तुम कर ही नहीं रहे हो उसको कवर। तो इसको कवर करना है तुमको, एलओडीआर कवर करो, साथ साथ चलो। पहली बात, दूसरी बात, चैप्टर 3 का रिवीजन फिर कल करके आना है। यानी तुम्हारा जो स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड का टेस्ट तो दोगे तुम, कल अपन चैप्टर 3 रिवाइज करेंगे। तो उसके लिए मैं टाइम थोड़ा अलग रखूंगा। टाइम अपन कर सकते हैं, तुमको रिवाइज करना है पहले, तुमको पहले रिवाइज कर लेना चैप्टर 3 को। तो या तो शाम को कर सकते हैं अपन रिवाइज, ताकि कल तुम दिन भर में 1-2 घंटा 2-3 घंटा निकाल के एक बार रिवाइज कर लो, चैप्टर 3 को कंप्लीट कर लो, और फिर अपन साथ में रिवाइज करेंगे, ठीक है? एक बार तो कल अपना चैप्टर 3 भी अच्छे से हो जाना चाहिए। आज अपना तुम्हारा एलओडीआर का जितना पोर्शन मैं बता रहा हूँ वो, प्लस ऐसे 200-300 की सीरीज है, SQC 1 का टेस्ट अच्छे से देके कंफर्टेबल हो जाओगे तुम उसमें, कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए उसमें। तो ये अभी तक का अचीव अपन को करना है, समझ के चलो। तुम लोग को मान के चलो, एक तो गाड़ी ट्रैक पे लानी है, जितना अभी तक छूटा हुआ है वो कंप्लीट करो। दूसरा 200-300 की सीरीज कंप्लीट करके टेस्ट देना है प्रॉपरली। और कल तुम्हारा संडे में अपना, मैं मेन कुछ करा नहीं रहा हूँ अभी एक्स्ट्रा, फिर मैं रुक जा रहा हूँ, अभी थोड़ा ब्रेक ले रहा हूँ। चैप्टर 3 को रिवाइज करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है? क्लियर है ना? तो कल चैप्टर 3 रिवाइज करेंगे, आगे कुछ अपन अभी फिर बढ़ते नहीं है। और एलओडीआर तक कंप्लीट कर लेना आज का, जितना तुम्हारा पेंडिंग है सेकेंड हाफ या जो भी। उसके अलावा मैं और जो दे रहा हूँ तुमको, उतना पोर्शन भी कर लेना। एंड सेकेंडली टेस्ट के लिए प्रिपेयर करके टेस्ट दे देना, इतना ही है संडे तक का प्लान। क्लियर है? कहीं भी वो वेस्ट करने की कोशिश मत करो, कोशिश करो यूज करो, सैटरडे संडे यूज करो, ठीक है? अभी टाइम है, यही टाइम है, सैटरडे संडे मिलता है जो तुमको,
उसी को तुमको यूटिलाइज करना पड़ेगा। इन केस ऑफिस वगैरह कंटिन्यू करे या कोई कहीं और जा रहा है तो कोशिश करो ज्यादा इंजॉय ना करके, ठीक है थोड़ा बहुत कर ले, 1-2 घंटा चले गए बाहर अलग बात है, बट मोस्टली एकदम ऐसा ना हो जाए कि पूरा का पूरा दिन तुम्हारा कहीं और चले जाए, ठीक है। तो मैं तुमको दे रहा हूँ फटाक से अभी रिकॉर्डिंग, वो देख लेना, पूरा पुराना बैकलॉग क्लियर कर लेना, 200-300 अगेन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज 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 कर लेना, सीरियसली ले लो अब, ठीक है। चलो 500 अच्छे से हो गया। हाँ सर। यस 500 में तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अपन बाद में फिर चैप्टर 3 पहले रिवाइज कर लेंगे, थोड़ा ब्रेक लेते हैं एंड देन फिर कंटिन्यू करेंगे 501 505 से, और 400 की सीरीज भी एक क्लास में 400 की सीरीज उठा लेंगे, तो 400 की सीरीज भी हो जाएगी अपनी। फिर अपना स्टैंडर्ड होते जा रहा है साइड बाय साइड, तो स्टैंडर्ड एक बार मेजर चंक हो जाना है तो 20 से 25 मार्क का स्टैंडर्ड एक बार अच्छे से हो जाए, उसके अलावा बाकी तुम्हारा ये एलओडीआर का 5-5 नंबर करके धीरे 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 कवर होते जाएगा पूरा, ठीक है। चलो एंश्योर करना ट्रैक पे रहो, कंप्लीट कर लेना, अगेन 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 कंप्लीट कर लेना। अभी अभी दे रहा हूँ तुरंत, मैं अभी अभी स्टार्ट करूँ, जितना एलओडीआर पेंडिंग है अभी तुरंत करो, कोई ब्रेक नहीं है अभी, ठीक है। 7:55 ही हुआ है, ब्रेक मत लो बिल्कुल भी, 5 मिनट का लेना है तो लो, 8 बजे से चालू करो वापस से। चलो